Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class I am going to teach you about geographical cycle of Davis. So how are all of you? I hope everyone will be okay and your studies are also going very well. If you are watching this lecture for the first time then let me tell you that हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग चैप्टर 15 वेदरिंग एंड मास मूवमेंट तक कवर कर चुके हैं और आज के क्लास के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 साइकिल ऑफ इरोजन, रिजनवेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। इसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा और इस लेक्चर से जितने भी MCQ बनेंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इरोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको वेदरिंग के बारे में पढ़ाया था। तो वेदरिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इन वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ व्हाट रॉक टेक प्लेस। यानी वेदरिंग के अंदर अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं, बेसिकली रॉक का जो टूटने का उनके अंदर प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, जो डिसइंटीग्रेट होने का प्रोसेस होता है, वही हमारा वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट जो ये वेदर्ड मटेरियल जो होते हैं, वेदर्ड मटेरियल कहा जाता है जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये आपके डिफरेंट वेदर्ड मटेरियल होते हैं जब ये डिफरेंट एक्सटर्नल जियोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा, जैसे आपके विंड हो गए, रिवर हो गए, ग्लेशियर हो गए, इनके द्वारा मान लीजिए क्या होते हैं, ये रिमूव कर दिए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कहीं और। तो क्या होता है, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्लस आपका जो वेदरिंग होता है, ये ओवरऑल हमारा क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। यानी when this process of weathering followed by the removal of weathered material, it is known as erosion. ठीक है, thus erosion is a process in which soil, rock and other surface material are removed from one location and transported to another location. ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस की। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस जब आप बुक खोलेंगे तो उसका शुरुआत का एक पेज जो होगा आपका इंट्रोडक्शन दे रखा होगा साइकिल ऑफ इरोजन के इंट्रोडक्ट बारे में। उसमें बेसिकली इवोल्यूशन बताया होगा कि कैसे ये टॉपिक हमारा इवॉल्व हुआ। तो उसको मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है, वो आप बुक से अपना पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपका डेविस के ज्योग्राफिकल साइकिल से इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो डेविस जो थे उनका पूरा नाम क्या था, विलियम मॉरिस डेविस। ये जो थे एक अमेरिकन जियोग्राफर थे। ठीक है, इन्होंने अपनी जो जियोग्राफिकल साइकिल थी, जिसे साइकिल ऑफ इरोजन भी कहा जाता है, इन्होंने 1889 में इंट्रोड्यूस की थी अपनी ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिज एम वाज टू प्रोवाइड अ जेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म। यानी जैसा कि हम जब भी कोई अपना कॉन्सेप्ट देता है, अपनी थ्योरी देता है, तो उसके पीछे इनका कुछ ना कुछ एम होता है कि वो अपने थ्योरी से क्या समझाना चाहते हैं। वैसे डेविस अपने इस थ्योरी से बेसिकली हमारी जो लैंडफॉर्म थे उनके जेनेटिक यानी ओरिजिन क्लासिफिकेशन और उनके सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन को बताना चाहते थे, प्रोवाइड करना चाहते थे अपने इस कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, उनके जो जियोग्राफिकल साइकिल थी इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जियोग्राफिकल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जियोग्राफिकल साइकिल एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है ड्यूरिंग विच जो अब हमारा अपलिफ्टेड लैंड मास होता है, इट अंडरगोज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर एंडिंग इनटू लो फीचरलेस प्लेन और पेन प्लेन। यानी बेसिकली अपलिफ्टेड लैंड मास जब हमारा पेन प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ओवरऑल प्रोसेस इसका होता है ना, फिर ये जो यही हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल साइकिल कहलाता है। साइकिल क्यों कहलाता है, क्योंकि इरोड होने के बाद क्या होता है, फिर से कहीं पे लैंडमास अपलिफ्ट होता है, फिर से अपलिफ्ट होने के बाद क्या होता है, फिर इरोड होता है। तो क्या होता है कि एक साइकिल चलता रहता है। ये जो ओवरऑल साइकिल चलता है, प्रोसेस होता है, यही हमारा जियोग्राफिकल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस 3 फैक्टर्स, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस 3 फैक्टर structure, process and time play important roles in the origin and development of landforms of particular place। यानी डेविस के अकॉर्डिंग
स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंडफॉर्म के ओरिजिन और डेवलपमेंट होने के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, these three factors are called as trio or trio of Davis, and his concept is expressed as follows: लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। यानी कुछ इस तरह से हमको, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस एंड टाइम। अब यहाँ पे आप मन सवाल होगा सर स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम ये तो हम समझ गए कि ये क्या करते हैं, लैंडफॉर्म के ओरिजिनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, पर इनका मतलब क्या हुआ? तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दिस रिफर्स टू किस तरह की वहाँ पे रॉक प्रेजेंट होती है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक है, एग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये तीनों रॉक जो होती है इनकी डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है इरोजन की, यानी कि हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, एंड वो क्या है, किस उनकी फीचर्स कैसी हैं, यानी रॉक फॉर्मेशन जो है वो फोल्डिंग से हुई है, पॉल्टिंग से हुई है, विच इन्फ्लुएंस हाउ द लैंडस्केप इवॉल्व्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है। उसके बाद किस उसके बाद क्या आता है? प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या आता है? जो आपका इनका डेनुडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि द प्रोसेस इन्वॉल्व द वेरियस एजेंट ऑफ डेनुडेशन दैट वियर डाउन द लैंडस्केप। इन डेविस मॉडल रनिंग वाटर इज प्राइमरी एजेंट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। और टाइम के अंदर इट इम्प्लाइज स्टेज एच विच द साइकिल है, यानी शुरुआत स्टेज में है, मैच्योर स्टेज में है या ओल्ड एज में है। ठीक है, यानी ओवरऑल लैंडस्केप क्या होता है, वहाँ पे पहले रॉक किस बनता है, रॉक यानी रॉक बनता है, रॉक कैसे बनता है, रॉक की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर आता है। फिर वो कैसे इवॉल्व, कैसे इरोजन और उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, यही तीन प्रोसेस के अंदर आपको ये आ जाता है कैसे वो डेनुडेशन होता है, और टाइम क्या बताती है वो किस स्टेज पे होती है। तो यही तीन रीजन होते हैं या तीन फंक्शन होते हैं जो कि ये बताते हैं क्या, लैंडफॉर्म्स हमारी और कैसे उनका डेवलपमेंट होता है डेविस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेविस के ने कुछ एजम्पशन जो थी अपने कॉन्सेप्ट के अंदर मान के रखी थी, वो कौन सी एजम्पशन थी? जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ तक पढ़ रखा होगा बुक के अंदर, इस चैप्टर तक पहुंच गए होंगे, अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि कहीं ना कहीं जहाँ आप जितने भी थ्योरी दे रखी होगी उसके अंदर लोगों ने अपनी पहले से कुछ एजम्पशन मान के चल रहे होंगे अपने हर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वैसे ही डेविस ने भी कुछ एजम्पशन मान के चल रहे थे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पहला एजम्पशन ये था, डेविस का ये मानना था कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं दे रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक है, दूसरा ये मानना था कि लैंडफॉर्म इवोल्यूशन फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी लैंडफॉर्म का जो इवोल्यूशन होता है वो क्या आता है, एक ऑर्डर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तीसरा इनका ये कहना था, इन्होंने बेसिकली ये मान के चल रहे थे कि स्ट्रीम जो होती है यानी नदी जो बहती हैं, दे इरोड देयर वैलीज, जो वैली होती हैं इनको बहुत ही क्या होती हैं, रैपिडली इरोड करती हैं अंटिल क्या होता है, ग्रेडेड कंडीशन जो अचीव नहीं हो जाता है। देखिए, ग्रेडेड कंडीशन अचीव होने का मतलब बेसिकली अपने बेस लेवल पर पहुंच नहीं जाती हैं। बेस लेवल जो, यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। बेस लेवल यानी कि आप समझ लीजिए सी लेवल से। तो इस सी बेस लेवल के अंदर ये होता है कि जितने भी हमारी, ये कहती है कि जितने भी हमारी नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो इरोजन करती हैं वो सिर्फ इस सी लेवल तक ही करती हैं, इस सी लेवल से कभी भी नीचे की तरफ इरोजन नहीं करती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर ले रखा है कि स्ट्रीम जो कर होती हैं वो वैलीज को रैपिडली इरोड करती हैं जब तक कि वो क्या होती हैं, अपनी ग्रेडेड कंडीशन या बेस लेवल पे नहीं पहुंच जाती हैं। ठीक है, चौथा क्या है, उनका यह कहना था कि जो लैंडमास का अपलिफ्टमेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, रैपिड होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इट ऑकर्स बिफोर इरोजन स्टार्ट, यानी कि इरोजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, लैंडफॉर्म का राइज होना हो जाता है, और इस राइज होता है ये बहुत ही तेजी से और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, उनका ये कहना था, पांचवा इन्होंने जैमसन जो ले रखा था वो ये था कि इनका ये कहना था, इरोजन बिगेन्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट, यानी अपलिफ्टमेंट के बाद ही इरोजन जो होता है वो शुरू करता है। यानी इन अदर वर्ड, अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन डू नॉट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इन्होंने, अकॉर्डिंग टू डेविस द साइकिल ऑफ इरोजन गोज थ्रू थ्री स्टेजेज, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड व्हाट, ओल्ड स्टेज। अकॉर्डिंग टू जो साइकिल ऑफ इरोजन होता है वो क्या होता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमास से स्टार्ट होता है। ऐसा तो यहाँ लिख रखा है कि इनके हिसाब से साइकिल ऑफ इरोजन जो होता है वो लैंडमास के अपलिफ्टमेंट से स्टार्ट होता है। पर इन्होंने जो अपलिफ्टमेंट जो ये स्टेजेस बताए थे कि साइकिल ऑफ इरोजन जो होता है ये तीन स्टेज से जाता है, इन्होंने
जो लैंड मास का अपलिफ्टमेंट होता है वो इस यूथफुल स्टेज के अंदर नहीं इंक्लूड किया था। उनका ये मानना था कि जो आपका अपलिफ्टमेंट होता है लैंड मास का, ये इट इज नॉट इंक्लूडिंग साइक्लिंग टाइम, क्योंकि ये जो फेज होता है ये बेसिकली एक प्रिपरेटरी स्टेज होता है साइकिल ऑफ इरोजन का। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार लोग गलती कर देते हैं कि यूथफुल स्टेज के अंदर ही ये पॉइंट लिख देते हैं कि अपलिफ्टमेंट जो होता है वो यूथफुल स्टेज से शुरुआत होता है। पर यहाँ क्या होता है, अपलिफ्टमेंट जो होता है यूथफुल स्टेज से नहीं होता है, इससे पहले होता है। ये एक बेसिकली क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज इन्होंने कह रखा था, ये होता है। ठीक है, तो आइए हम इनको यूथफुल स्टेज को, मैच्योर स्टेज को और ओल्ड स्टेज को एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं पहले स्टेज की, जो है यूथफुल स्टेज, तो यूथफुल स्टेज जो होता है इट बिगेन्स आफ्टर व्हाट कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मास, यानी कि अब जब लैंड मास का अपलिफ्टमेंट हो जाता है उसके बाद से हमारा यूथफुल स्टेज का क्या होता है, बिगेन होता है, प्रारंभ होता है। अभी हमने देखा था क्या, जो अपलिफ्टमेंट होता है और इरोजन जो होता है डेविस के अकॉर्डिंग एक साथ नहीं होते हैं, यानी यूथफुल स्टेज जो होगा जब यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है अपलिफ्टमेंट, तो जहाँ से हमारा इरोजन स्टार्ट हो रहा होगा वहीं से आपका यूथफुल स्टेज स्टार्ट हो रहा है। यानी पहले क्या हुआ, माउंटेन क्या हुआ होगा, पहले यहाँ से बना होगा, अपलिफ्ट हुआ होगा, फिर जब नदियाँ आप यहाँ से धीरे धीरे बहना शुरू की होंगी यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ से जब धीरे धीरे बहना शुरू की होंगी तो शुरुआत में क्या हुआ होगा, ये जो नदियाँ रही होंगी वो बहुत ही क्या होंगी, हमारी छोटी रिवर रही होंगी, धीरे धीरे अभी रास्ता बना रही होंगी क्योंकि नई नई रिवर बन रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस स्टेज जो होता है, जो टॉप सरफेस या समिट्स होता है, यानी किसी एरिया का या बेसिकली माउंटेन का या वाटर डिवाइड जो होता है, अभी के लिए वाटर डिवाइड आप इस इमेज से समझ लीजिए, इस एरिया को वाटर डिवाइड कहा जाता है। इसको जब हम आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आगे लेक्चर्स मतलब जब हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो क्या इनका ये कहना था कि जो टॉप सरफेस भी आप समझ लीजिए वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूथफुल स्टेज में क्या होते हैं, इरोजन के द्वारा इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जब अपलिफ्ट के बाद जब पानी वहाँ से बहना शुरू होता है, रिवर्स जब स्टार्ट होती हैं तो क्या होती हैं, वो बहुत ही स्मॉल होती हैं और वाइडली स्पेस होती हैं, इस वजह से क्या होता है, टॉप सरफेस इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं होती हैं। शुरुआत में क्या होता है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई वॉट, हेडवर्ड एंड वर्टिकल इरोजन ड्यू टू विच the length and depth of the river valley increases। बेसिकली हेडवर्ड इरोजन बेसिकली इस टाइप का जब इरोजन हमारा होता है, यानी रिवर्स जो होती है सामने तरफ इरोजन करती हुई जाती हैं, तो वो हमारा हेडवर्ड इरोजन कहलाता है। और जब वो नीचे की तरफ गहराई में इरोजन करती जाती हैं तो वो हमारा वर्टिकल इरोजन होता है। और एक और इरोजन होता है जो हमारा लेटरल इरोजन होता है, वो बेसिकली क्या करती है, चौड़ाई को, यानी हेडवर्ड इरोजन लंबाई को बढ़ाने का काम करती है, वर्टिकल इरोजन गहराई को बढ़ाने का काम करती है, और लेटरल इरोजन जो हम मैच्योर स्टेज के अंदर पढ़ेंगे वो क्या करती है, चौड़ाई को बढ़ाने का काम करती है। उस यूथफुल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या होती है, हेडवर्ड और वर्टिकल इरोजन ही होती है, ड्यू टू विच लेंथ एंड डेप्थ जो होता है रिवर का इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल बन रहा होगा कि हेडवर्ड और वर्टिकल इरोजन ही क्यों होती है, लेटरल इरोजन क्यों नहीं होती है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इरोजन ऑकर बिकॉज अभी माउंटेन जो होती हैं शुरू में नई नई बनी होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इनका जो ग्रेडियंट यानी स्लोप होता है वो बहुत ही स्टिप होता है, बहुत ही खड़ा हुआ स्लोप होता है। ठीक है, तो जब खड़ी हुई स्लोप होगी, जब वेरी स्टिफ स्लोप होगी, तो उस वजह से क्या होगी, जो रिवर की फ्लो होती है, यानी बेसिकली कह सकते हैं रिवर का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो जब रिवर की स्पीड बढ़ती है तो उस वजह से क्या होता है, उनकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है वो रिवर की वो बढ़ जाती है। हमने ये देखा है कि जहाँ पे पानी बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको क्या करती हैं, सबको बहा के ले जाती है, चाहे वो बड़े बड़े पेड़ ही क्यों ना हो गए, बड़े बड़े पत्थर ही क्यों ना हो, चट्टाने क्यों ना हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ती है तो क्या होता है, उस वजह से क्या होती है, इट अलाउ देम टू कैरी बिग बोल्डर, यानी बड़े बड़े पत्थर ये कैरी आसानी से कर लेती हैं। तो जब बड़े बड़े पत्थर आसानी से ये कैरी कर लेती हैं तो ये क्या करते हैं, ये वैली को बेसिकली वर्टिकल इरोजन करने में मदद करते हैं। तो यही कारण है क्या, शुरुआत में क्या होती है आपकी वर्टिकल इरोजन होती है और हेडवर्ड इरोजन होती है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो हम समझ गए कि हेडवर्ड वर्टिकल इरोजन इस वजह से होती है क्योंकि ढलान जो होती है स्टीप होती है, और वहां से जो होती है आपकी रफ्तार बढ़ती, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो क्या होती है, बिग बोल्डर्स कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे लेटरल इरोजन क्यों नहीं होता है, यहाँ पे आपके समझ में नहीं आ रहा हो सकता है। तो देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपने एक बूंद अपने हाथ में पानी लिया, कुछ पानी लिया, आपने क्या किया, इस दीवार से क्या किया, यहाँ से पानी गिराने का प्रयास किया, तो आप नोटिस क्या करेंगे, जो पानी जो होगा वो एक सीधी लाइन में, एक पतले लाइन में क्या होगा, पानी बहुत ही रफ्तार से नीचे की तरफ चल जाएगा। लेकिन वहीं पे
आप क्या करेंगे, स्लोप को थोड़ा ऐसे ऐसा सरफेस लेंगे या आप ऐसे सरफेस लेंगे। अब जब पानी गिराएंगे तो क्या होगा, पानी जो होगी वो आपकी ऐसे फैलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वही कारण अब फैलना शुरू कर, तो वही कारण है क्या कि ढलान जो थी बहुत ही क्या थी, आपकी स्टीप थी। इस वजह से क्या हो रहा था, वो सीधे तेज रफ्तार से नीचे जा रही थी और वर्टिकल इरोजन होता है। यही कारण है कि लेटरल इरोजन वहां पे नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ढलान जो थी आपकी स्टीप थी। और जब स्टीप ढलान रहेगी तो पानी जो होगा बहुत ही पतले रास्ते से जाएगा, बहुत ही पतला रास्ता बना के जाएगा। क्यों, इन कंपेरिजन टू जब ढलान आपकी ऐसे होगी, क्योंकि जब ढलान ऐसे होगी तो पानी क्या होगी, फैलेगी। और जब ढलान ऐसी रहेगी नहीं, पानी फैलेगी नहीं, तो लेटरल इरोजन आपका क्यों होगा वहां पे। ठीक है, राइट। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद यूथफुल स्टेज में क्या होता है कि ये तो हमने समझ लिया क्या कि यहाँ पे हेडवर्ड वर्टिकल इरोजन होता है। इन वर्टिकल इरोजन के कारण जो हमारी वैली का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली वी शेप्ड वैलीज फॉर्म होती हैं। और ओवरऑल वैली जो फॉर्म होती है वो बेसिकली हमारी जॉर्ज या कैनियन होती हैं। इनके बारे में जब हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, वाटर कारण जो हमारी लैंडफॉर्म बनती हैं, वहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इतना समझ लिया। वी शेप्ड वैली यानी वी, आप जानते हैं ना, वी कुछ इस तरह से बनता है, तो वी शेप्ड वैली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। इस स्टेज में क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब हेडवर्ड और वर्टिकल इरोजन हो रहा होगा तो इस स्टेज में क्या होती है, वैली हमारी जो होती हैं यहाँ पे डीप और नैरो रहती हैं, ना कि वाइड रहती हैं। कैरेक्टराइज बाय स्टिप वैली साइड ऑफ कॉन्वेक्स प्लेन, यानी का जो साइड होता है वो इस तरह से कुछ आपका बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज जो है हमारा मैच्योर स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि यहाँ से जो आपका लेटरल इरोजन होता है, क्यों होता है, जो आपका वो होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा माउंटेन नई नई बनी थी, ढलान स्टिप थी। इरोजन जब होना शुरू करता है तो इरोजन क्या करती है, इस एरिया को क्या करती है, गहराई में क्या करती है, इरोड करना शुरू, वर्टिकल इरोजन करना शुरू कर देती है। जब वर्टिकल इरोजन होता है, जब ढलान ऐसी होती है तो धीरे धीरे हमारी ऐसे होना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे ऐसा शुरू होने करती है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था इस केस में कि पानी फैलना शुरू कर देती है। जो फैलना शुरू कर देती है क्या होती है, वो लेटरल इरोजन करना चालू कर देती है। ठीक है, इन दिस इरोज स्टेज क्या होती है, वर्टिकल इरोजन जो होता है वो रिमार्केबली, यानी बेसिकली माउंटेन हमारे इस तरह से, मान लीजिए ये ढलान आपका इस तरह से था, तो यहाँ पे क्या होता है, ढलान हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इस ढलान घटती है तो क्या होती है, लिटरल इरोजन धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और जो वर्टिकल इरोजन होता है, गहराई जो इरोजन होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा घटना शुरू हो जाता है। मोस्ट यहाँ बेसिकली देखिए केस जो पूरा जो खेल जो है वो ढलान ग्रेडियंट का ही केस है। शुरुआत में ग्रेडियंट तेज होती है तो ग्रेडियंट से ही पूरा आपका लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। फिर जैसे जैसे ग्रेडियंट घटती है तो फिर वहाँ पे दूसरा आपका वो मैच्योर स्टेज में जाती है। और जब इस तरह से हो जाता है तो आपको ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है। ठीक है, जो सबमिट्स और जो वाटर डिवाइड्स यानी जैसे कि टॉप जो एरिया होता है वो भी इस मैच्योर स्टेज में क्या होती है, इरोड होना शुरू हो जाती हैं। हेंस देयर इज मार्क लोअरिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिलीफ, बेसिकली बेस लेवल या सी लेवल से जो टॉप लेवल आपका होता है माउंटेन का, वो होता है। तो यहाँ क्या होती है, जाहिर सी बात है, शुरुआत जब यूथ स्टेज में टॉप लेवल जब आपका इरोड नहीं हो रहा था तो एब्सोल्यूट रिलीफ घट नहीं रहा था, सिर्फ साइड साइड से इरोजन हो रहा था। लेकिन जब यहाँ क्या होता है, ये आपका ये भी एरिया क्या होता है हमारा, इरोड होना शुरू हो जाता है। ये भी एरिया क्या होता है, इरोड होना शुरू हो जाता है। इस वजह से क्या होती है, ये माउंटेन कुछ इस तरह से हमारी होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, एब्सोल्यूट रिलीफ ये क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है। द लेटरल इरोजन लीड्स टू वैली वाइडनिंग, जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा था क्या लेटरल इरोजन से क्या होता है, वैली वाइडनिंग होती है। विच ट्रांसफॉर्म, जो भी हमारी इस तरह से वैली होती है उनको क्या करती है, उनको और चौड़ा कर देती है, वाइड वैली कर देती है। विथ यूनिफॉर्म, यानी अगर इस तरह से वैली होती है तो वैली हमारी इस तरह से होना होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनटू विथ यूनिफॉर्म और रेक्टिलिनियर वैली साइड। ठीक है, द मार्क्ड रिडक्शन इन वैली डीपनिंग इज बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन चैनियल ग्रेडियंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका क्या, खेल जो मेन रोल जो होता है आपका ग्रेडियंट का ही इसमें होता है। ठीक है, जब ग्रेडियंट घटता है, इरोजन होता है, तो ग्रेडियंट आपका घटना शुरू हो जाता है। इरोजन ग्रेडियंट घटता है तो क्या होता है, वेलोसिटी घटती तो क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी घटता है। इस वजह से जो आपका वर्टिकल इरोजन जो होता है वो घटना शुरू, वर्टिकल इरोजन जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर जब हम ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वैलीज आर नॉट कब, जो ढलान जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो और आपका क्या होता है, प्लेन होता जाता है। तो ओल्ड स्टेज में पहुंचते पहुंचते प्लेन होता जाता है। तो क्या होती है, जो आपकी डीपर जो गहराई में जो इरोजन होता है वो आपका क्या होता है, वो बंद हो जाता है। और मोस्टली जो इरोजन होता है आपका लेटरली होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाटर डिवाइड्स जो होते हैं वो और मोर रैपिडली इरोड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द नियर एब्सेंस ऑफ वैली डीपनिंग इज ड्यू टू वेरी जेंटल स्लोप ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। ठीक है, द वैली जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है विद जेंटल कॉन्केव वैली, यानी कॉन्वेक्स, मैंने एक मिनट मैं आपको दिखा दूं,
कॉन्वेक्स हमने क्या देखा था, कॉन्वेक्स स्लोप आपकी ऐसी होती हैं, लेकिन अब क्या स्लोप जो होती हैं हमारी कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाती है, कॉन्वेक्स शेप में इस तरह से आपकी जो होती हैं उस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, राइट, क्या होती हैं वो आपकी कॉनकेव वैली साइड्स पर बनना शुरू हो जाते हैं। जो एंटायर आपका लैंडस्केप होता है वो डोमिनेट हो जाता है ग्रेडेड वैली साइड से, डिवाइड क्रेस्ट से, ब्रॉड ओपन एंड जेंटली स्लोपिंग वैलीज से, और वेल डेवलप्ड मिनिएडर से, कॉन्वेक्सो कॉनकेव मोनेडनॉक्स से। ये सब जो है हम आपका जब लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। तो होता क्या है, ओवरऑल जो लैंडस्केप होता है वो हमारा प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेन क्या होता है, जब मैंने आपको प्लेन्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, राइट। यही हो, इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं यही ओवरऑल होता है। क्या शुरुआत में माउंटेन हमारा ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे इरोजन होते 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 क्या होता है, हमारी ओल्ड स्टेज पहुँचते पहुँचते जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से हो जाता है। वैली हमारी इस तरह से होती है, धीरे धीरे वैली वाइड होती है, वाइड होती है, वाइड होते होते क्या होती है हमारी इस तरह से स्ट्रक्चर उनका हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेविसियन मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल के इवोल्यूशन की। इससे पहले जो हमने स्टेजेस कवर कर चुके, हमने देखा क्या कि शुरुआत में माउंटेन उस इस तरह से जो रहता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते इस स्टेज तक कैसे पहुंचता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके इवोल्यूशन की। तो डेविसियन मॉडल जो है जियोग्राफिकल साइकिल, इट बिकेम वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एंड मैनी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट यूज्ड इट इन देयर स्टडीज। ठीक है, ये पॉपुलर बेसिकली कब होता है, बेसिकली लगभग 50 सालों तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है। डिस्पाइट इसको क्या होता है, क्रिटिसिज्म शुरुआत से मिलता है, पर ये क्या होता है शुरुआत से ये बहुत ही पॉपुलर होता है। एड जस्टन माफ करेगा अगर प्रोनाउंसिएशन से गलत हो रहा हो, वाइल कमेंटिंग ऑन डेविस जियोग्राफिकल साइकिल रिमार्क्ड his grasp of time, space and change, his command of detail and his ability to order his information and frame his argument remind us again that we are in the presence of a giant। सीजी का हिगिंस का भी यही कहना था, उन्होंने एडमिट किया कि डेविस सिस्टम केम टू डोमिनेट बोथ on teaching and research in the descriptive and genetic historical aspect of geomorphology. Even though recent critics like R.C. Flamel and C.R. Tweedale pointed out its flaws, the model's long-lasting popularity suggests it has a strong point that appeal to many in geomorphic community। तो कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट थे जिस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही थी, और कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट थे जिस वजह से इसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करें तो डेविस मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऐसा कहा जाता है, ये बहुत ही क्या था, सिंपल था एंड इट वाज इजी टू अप्लाई। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड हिज मॉडल इन अ क्लियर, एंगेजिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ब्रायन नोटेड दैट डेविस राइटिंग स्टाइल वाज सो एडमायर्ड दैट मैनी रीडर्स वर कैप्टिवेटेड बाय हिज स्मूथ एंड रिमार्केबल पोज। यानी इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया था, इंगेजिंग तरीके से समझाने का प्रयास किया था। डेविड बिल्ट हिज मॉडल ऑन डिटेल्ड एंड केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने अपनी मॉडल जो थी वो बहुत ही केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन से क्या थी, समझाई थी। हिज मॉडल प्रोवाइडेड अ जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, फिलिंग अ गैप लेफ्ट इन हटन साइकिल व्यू ऑफ अर्थ हिस्ट्री। तो जब आप जो शुरुआत का पेज पढ़ेंगे इस चैप्टर से, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो वहाँ से ये पूरा लाइन जब आप पेज पढ़ेंगे तभी आपको ये लाइन समझ में आने वाली है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो पेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, द मॉडल कंबाइंड द लेटेस्ट जियोलॉजिकल आइडियाज ऑफ द टाइम। डेविस इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट लाइक बेस लेवल ग्रेडेड स्ट्रीम्स फ्रॉम जीके गिलबर्ट एंड द फ्रेंच इंजीनियर आइडिया ऑफ द प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इन्होंने बेस लेवल कॉन्सेप्ट लिया था, ग्रेडेड स्ट्रीम को जो कॉन्सेप्ट लिया था, ये अलग अलग लोगों से कॉन्सेप्ट लेके कंबाइन देखिए अपनी ये जो थ्योरी दी थी। ठीक है, जब आप बुक से भी मैं रिकमेंड करूंगा सीधे आप यहीं से मत पढ़िएगा जियोग्राफिकल साइकिल, एक बार बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप ये पढ़िएगा, क्या ये लेक्चर देखिए आप बुक पढ़िएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, हिज मॉडल कुड बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेविस मॉडल की, क्यों इसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बेसिकली डेविस आइडिया ऑफ हाउ लैंड राइजेज इज नॉट एक्यूरेट। कि डेविस आइडिया क्यों ना एक्यूरेट था, क्योंकि डेविस का कहना था कि जो लैंड हमारी राइज हो रही थी वो बहुत ही तेजी से हो रही थी और बहुत ही शॉर्ट पीरियड की हो रही थी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ये कहती है कि शोज दैट जो अपलिफ्टमेंट होता है लैंड मास का वो बहुत ही स्लो और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर दूसरा क्या था,
डेविस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन uplift and erosion is flawed. Why it is flawed? He believed that erosion does not start until uplift is complete. हमने देखा था, assumption इन्होंने मान रखा था, which is not true. क्योंकि erosion जो होता है, जैसे ही आपका लैंड राइज होना शुरू होता है ना, वहीं से आपका इरोजन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। डेविस ने एडमिट भी किया था कि उन्होंने जानबूझ के इसको क्या किया था, एक्सक्लूड किया था इरोजन को ड्यूरिंग अपलिफ्ट टू कीप हिज मॉडल सिंपल एंड बिकॉज ही थॉट इरोजन जो था वो इस फेज में बहुत ही माइनर होता है, ज्यादा इरोजन नहीं होता, इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, फिर तीसरा जो था जेविल डेविसियन मॉडल assumes a long period of stability in earth crust to complete the cycle of erosion. However, plate tectonics shows that the earth crust is always moving and frequently affected by tectonic event. Davis has also offered explanation to this objection. उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को भी एक्सप्लेनेशन बताया था कि इनका कहना था कि अगर स्टेबिलिटी नहीं पॉसिबल होती है, टेक्टोनिक गति हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है वो मूव करती रहती है, और जो डिविजन मॉडल बताया था उस हिसाब से जो क्रस्ट जो साइकिल होगा इरोजन को, सब कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाएगा। डेविस ने इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था। उनका यह कहना था कि अगर स्टेबिलिटी नहीं पॉसिबल होगी तो और इरोजन साइकिल जो होती है इंटरप्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, तो इरोजन साइकिल इंटरप्ट होने के बाद से फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी मान लीजिए इरोजन साइकिल यूथ पहुंचा, यूथ से मैच्योर पहुंचा, जहाँ पे क्या हो गया, आपका ये जो स्टेबिलिटी थी ये इंटरप्ट हो गई, फिर से लैंड हमारा राइज हो गया, तो ये जो साइकिल होगा ये फिर से हमारा यूथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वॉल्टर पेने क्रिटिसाइज डेविस ओवर एम्फेसाइजेस ऑन टाइम। डेविस मॉडल बेसिकली सजेस्ट करती है इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फ्री, यानी यूथ मैच्योर टाइम से होती है। बट पेने का ये आर्ग्यू करना था कि ये जो है ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं बल्कि ये टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज है। स्टेटिंग लैंडफॉर्म्स डू नॉट चेंज प्रोग्रेसिवली एंड सिक्वेंसली ओवर टाइम। पेने का ये मानना था कि लैंडफॉर्म जो है दे रिफ्लेक्ट द रेट एंड फेज ऑफ अपलिफ्ट रिलेटिव टू रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ इरोजन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से इनका जो है डेवलपमेंट होता है, ना कि एक यूथ स्टेज में ऐसा डेवलपमेंट होता है, मैच्योर स्टेज में इतना डेवलपमेंट होता है, ओल्ड में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो है एन स्ट्रेलर, जेटी हैक एंड आरजे प्रोरी एंड अदर रिजेक्टेड डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। They proposed the dynamic equilibrium theory instead. However, the dynamic equilibrium और other जो non-cycling models हैं, they did not gain significant support among modern geomorphologists. ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल आपका डेविस का जियोग्राफिकल साइकिल। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा हो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर। ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, वैसे लिंक मैं आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर का जो PDF होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में जो MCQ बनेंगे उस लेक्चर से वो भी मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपको कोई कमेंट हो, डाउट हो, कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो यूट्यूब के, तो आप टेलीग्राम चैनल का जो मैं आपको देता हूँ PDF, तो PDF के नीचे आपको लीव अ कमेंट करने का एक ऑप्शन आता है, तो वहां से भी आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का देखभाल करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।